सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी, यहाँ मौजूद हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य भाई प्रशांत जी, इस गांव से ही इस गांव के शान के रूप में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे भाई आलोक भारती जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई विवेक सेन जी, आप सबका भी धन्यवाद कि आप इस लड़ाई को बिजनौर में बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। सुबह ऐसी परिस्थिति नहीं थी जब मैं चला था यहां आने के लिए। सुबह परिस्थिति बड़ी ठीक थी। जब मैं चला तो मेरे दिल में तमन्ना थी कि आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे अपनी बात कहूंगा, आपकी सुनूंगा, एक दूसरे से मिलेंगे और वादे करेंगे कि आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है। लेकिन कल शाम एक घटना घटी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ललित जी, उनके फादर की डेथ हो गई। सुबह आने से पहले उनके यहाँ मैं गया उनका दुख बांटने के लिए, क्योंकि वो मेरा परिवार है। जो व्यक्ति इस आंदोलन में काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उस अंतिम व्यक्ति की भी। और अगर उसके सुख में भले मैं साथ ना हूं, लेकिन उसके दुख में साथ होना मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं इसको परिवार मानता हूं। लेकिन अभी एक और सूचना, मैं पहले प्रोग्राम से इधर को चला तो एक और सूचना आई कि हमारा एक नौजवान नेता, हमारा साथी भाई मोनू भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो 10-12 दिन से हॉस्पिटल में था। आज सुबह ही उसकी डेथ हो गई है। एक बिल्कुल 24-25 साल का नौजवान नेता हमने खो दिया, बड़ा समर्पित और तैयार। अब मैं ये सोच रहा था कि यार आपसे बात करूं या उस दुख को उनके घर जाऊं, क्या करूं, क्योंकि आज उस परिवार को मेरी जरूरत है। आज मैं अपने आप को पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, आज मैं अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। जहां से मैंने लड़ाई की शुरुआत की थी दिसंबर 2012, नहीं दिसंबर नहीं था, फरवरी मार्च यही महीना था, जब मैं अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गया एम्स में दिल्ली। और क्योंकि वहां आपको इलाज कराने के लिए पहचान की जरूरत होती है कि आपके पास कोई राजनीतिक पहचान या आप पे बहुत पैसे, और इन दोनों ही कमी के कारण मैं अपने पिताजी का इलाज वहां नहीं करा पाया। और जब 1 साल बाद तक इधर उधर इलाज कराने के बाद 11 जनवरी 2013 को मैंने उनको खो दिया, तो उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं प्रयास करूंगा कि इलाज की कमी के कारण, इलाज के अभाव में मैं किसी और परिवार में कोई दुख ना पैदा हो, कोई और साथी, कोई भाई, कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर ना हो जाए। लेकिन 10 साल के संघर्ष के बाद 2013 और 2023 आ गया। आज फिर मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम ताकतवर हो गए होते तो मैं मोनू को बचा लेता सच में। क्योंकि मैं उसको बेहतर इलाज नहीं दिला पाया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज बहुत महंगा है और सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है। और तो बड़ी बात है कि जिन सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज है वहां भर्ती नहीं करवा पा रहे लोगों को, जैसे एम्स है, सफदरजंग है, या और हॉस्पिटल है, पीजीआई चंडीगढ़ है। इन सब में इलाज के लिए व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, उसके पास राजनीतिक ताकत या पैसा होना जरूरी है। और जब मैं बड़े पैमाने पर देखता हूं तो जो बहुजन समाज है, जो मेरा किसान का मेरा समाज है, उसमें तो 90% लोगों की हालत यही है। थोड़ा बहुत जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, चाहे वो राजनीतिक हो या शैक्षिक हो या फिर नियुक्तियों में, नौकरियों में हो, उसकी वजह से थोड़ी बहुत नौकरियां आई थी। जैसा बाबूजी ने कहा, बाबू जगजीवन राम का बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी का अवसर प्राप्त कराया। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा, सर छोटू राम का बहुत बड़ा रोल रहा, चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा, जो आज थोड़ी बहुत जमीन है लोगों पे। तो एक सीरीज है बहुत बड़ी, फूले साहू, डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर मान्यवर काशीराम साहब तक, जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके
हमारे लिए जी के हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार किया। लेकिन आज इस संघर्ष के 10 साल बाद आपका भाई अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। हाँ, मैं हमेशा गलतियों से, परेशानियों से सीखता हूं। हाँ, मैं आप फिर उठ खड़ा होऊंगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। कल फिर मैं जाग के और मजबूती से लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन ये सच है कि इस व्यवस्था का जो सिस्टम आज बना हुआ है, जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो गरीबों को चाहते नहीं, उनके अधिकार नहीं चाहते, और जिनके हाथ में ताकत नहीं है वो बेबस है, उनके हाथ में कुछ है नहीं कि वो आगे बढ़ जाएं। तो इस व्यवस्था ने आज फिर मुझसे मेरा एक भाई छीन लिया। इसलिए ज्यादा बात आपसे नहीं कर पा रहा हूं। बस आपसे कहना चाहता हूं कि आपने ताकत देके आलोक को, प्रशांत को, धर्मेंद्र को, विवेक को अपनी बात को कहने लायक बना के खड़ा किया। आपने इनको अवसर दिया। हमारे 3 सम्मानित जिला पंचायत सदस्य और बैठे हुए, आज इनके पास कलम की ताकत है। ये अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समस्याओं के लिए उनकी कुछ कर सकते हैं। ये उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, उनकी दुख दर्द तकलीफ दूर कर सकते हैं। मैं बस आपके लिए भी सड़क पे लड़ सकता हूं, इतनी ताकत मेरे पास। ये आपके अधिकारों के लिए अभी साइन कर सकते हैं, फाइलों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे हक मांग सकते हैं। बस मैं आपकी लड़ाई को भी सड़क पे लड़ सकता हूं। मैं आज आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मुल्क के हालात को देख रहा हूं, और मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यहां जानवरों की कीमत रह गई है, इंसानों की नहीं रही है। अगर इंसानों की वैल्यू होती, उनकी भी जीवन की परवाह होती, तो अभी जो राजस्थान में हुआ वो नहीं होता कि 2 बच्चों को राजस्थान से उठा के लाके उनकी पुलिस की जानकारी में और हरियाणा में लाके पीटते हैं, और पीट के फिर उनको जिंदा जला देते हैं। और ये दुख सहने लायक नहीं है, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानों की मौत पे, उनके दुख पे तकलीफ होनी चाहिए। हम तो ये झेल रहे हैं आजादी से पहले भी और अब भी, कि हम मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े होते हैं और फिर चुभते हैं, फिर किसी अन्याय का शिकार होते हैं। जातिगत शोषण है, जातिगत भेदभाव है, धार्मिक असमानता है, और इसका शिकार हमें न पड़ रहा। आर्थिक असमानता है। एक तरफ लोगों पे बड़े बड़ी रियासतें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, एक तरफ हम छोटे छोटे घरों में, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। मैं देश के सारे कोनों में जाता हूं। मैं मध्य प्रदेश गया, अभी घर जाके देखा, जिसके घर गया उसके पास पक्का मकान नहीं है। मेरी ऊंचाई उसके मकान से ज्यादा है। उसके बच्चे उस घरों में कैसे रहते होंगे? बरसात में उनका क्या होता होगा? सर्दी में उनका क्या होता होगा? कोई सुनने वाला नहीं। 75 साल में लोगों को नहीं लगा कि यार इन पे मकान होना चाहिए? 75 साल में नहीं लगा कि यार ये भी इंसान है, इनकी भी बात होनी चाहिए? भाई समस्या आपकी है तो समाधान भी तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कोई और करेगा, तो मैं समझता हूं ये सही नहीं है। इतने साल तो हो गए आप लोगों को, क्या आपकी समस्या का समाधान किसी और ने किया? आप भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, किस तरह अपना घर चला रहे हैं, इसकी परवाह किसी और को है कि आपके अलावा? लेकिन अगर आज भी आप, अभी मैं बाबूजी की इस लाठी को देख रहा था, बाबूजी देना मुझे जरा एक बार। इनकी उम्र हो गई है, ये इसका सहारा लेके चलते हैं। इस एज में भी ये चलना चाहते हैं, मगर आप लोग अगर नहीं चलना चाहोगे तो फिर ये भी नहीं मिल पाएगी। अगर आप चलने की हिम्मत रखोगे तो बैसाखी भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहां आया हूं। मेरी माएं बहनें खड़ी है, देखो वहां धूप में बैठी है, इधर खड़ी है, उधर खड़ी है, वहां। मैं तो छांव में खड़ा हूं, मेरा क्या जा रहा है? मैं तो बोल रहा हूं, पसीना उनको छूट रहा है। उनको उम्मीद है कि ये जो नए लोग हैं, ये जो नए काम करने वाले लोग आए, ये उनके लिए कुछ करेंगे, ये उनकी जिंदगी को बदलेंगे। ये उनके साथ जो समस्या, परेशानियां, जो आजादी से पहले जो अन्याय सहते आए और आजादी के बाद आज भी इस अपने देश में जो अन्याय सह रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, जो 30 दिन थोड़ा ही मिलती है मजदूरी। मजदूरों से पूछो कि 30 दिन मजदूरी मिलती है नहीं मिलती है, घर कैसे चलते हैं। किसानों से पूछो कि फसल के दाम मिलते हैं नहीं मिलते हैं। कितनी फसलें जो हैं, प्राकृतिक आपदा, चोरी, पशु घुस जाते हैं, पता नहीं कितनी समस्या है।
और बहुत सारी फसल तो सड़कों पे सड़ जाती है। हर आदमी दुखी है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता है। आज घर का चूल्हा बंद हो गया क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आज नौजवान परेशान है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। माँ बाप ने अपना खून पसीना लगा के, अपना खून बेच बेच के उनको पढ़ा दिया कि ये कल कामयाब हो जाएंगे। मैंने जो परेशानियां सही है ये नहीं सहेंगे, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जिनकी सत्ता है वो सत्ता ताकतवर लोग ही है। उनके अमीरों, जो अमीर दोस्त है, उनकी सत्ता है, वो उनके लिए लड़ रहे हैं। आप भी अगर लड़ने वाले लोग नहीं खड़े करोगे तो आपकी समस्या कैसे हल होगी। छोड़ो, मैं तो अब आया हूं, मेरे 10 साल हटाओ, लेकिन बताओ क्या 70 साल में आपकी जिंदगी बदली? क्या आपकी रोटी की व्यवस्था के लिए किसी और को तकलीफ हुई? आपने खुद ही लड़ी ना सारी लड़ाई। अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होने चाहते तो कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर आप इसे समझते हो कि ये गुलामी खत्म होनी चाहिए, तो फिर आप जब सबको अजमा चुके तो मैं आपसे कहना है कि आप मुझे भी एक मौका दो इस लड़ाई को लड़ने का। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका असल खून होने के नाते, कि मैं आपको पीछे पलट के मुड़ने नहीं दूंगा, देखने भी नहीं दूंगा। देखो, मैं ये समझता हूं कि जो अवसर अमीरों को मिल रहे हैं वो गरीबों को भी मिलने चाहिए, और इसका प्रयास हमारे महापुरुषों ने किया है, समय समय पे किया है। लेकिन आज लड़ाई महापुरुष नहीं है। हम यहां बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या वो है हमारे बीच में? हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, क्या वो हमारे बीच में है? हम बात करेंगे बाबू जगदेव प्रसाद की, हम बात करेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर की, हम बात करेंगे किसी और रहबर की, काशीराम साहब की, क्या वो हमारे बीच में है? आज उस लड़ाई को लड़ने की जिम्मेदारी क्या वो वापस जन्म ले या हम लोग अपने कंधों पर उठाएं? ये सवाल। आज भी समाज की समस्या झुकी तू, आज भी इस देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी जान की रक्षा के लिए परेशान है कि कल कोई सरफिरा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पशु के नाम पे आके हत्या न कर दे। और पुलिस ताकतवर लोगों का साथ दे रही है। बताओ, एक आदमी गिरफ्तार हुआ और हमारे साथी बैठे हैं यहाँ सम्मानित। मैं जब जाऊंगा तो रोने लग जाएंगे सब लोग कि बताओ साहब, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, देखो इनका बुरा हो जाएगा। अरे तुम्हारा बुरा हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। अगर तुम्हारी सरकार में मेरे लोग सुरक्षित नहीं तो मुझे क्या फायदा तुम्हारी सरकारों का? मेरे लिए तो फिर भाजपा भी ऐसी और कांग्रेस भी ऐसी। जब तुम्हारी सरकार में भी मेरे लोग मरे और तुम्हारी सरकार में लोग, तो मुझे तुमसे क्या मतलब? मुझे अपने लोगों से मतलब है कि अब मेरे लोग इस लड़ाई में ना पिसे और वो सिर्फ तुम्हारी राजनीति का शिकार होकर अपनी जिंदगी में तमाशा न देखे कब उनकी जिंदगी बदलेगी। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि आपने बहुत एमपी बना दिए। ये बिजनौर की धरती बहुत ताकतवर धरती है। आपने बड़े से बड़ा नेता दिए, ऐसे नेता दिए जिनका दुनिया में सम्मान हुआ। बहुत लोग तुमने बड़े ताकतवर बना दिए, इतने ताकतवर बना दिए कि आज आप उनको दिखाई नहीं देते। मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस लड़ाई को लड़ने में मेरा एक बार साथ दो। मुझे एक बार मौका